हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए पांचवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पांचवें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पांचवें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पांचवें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस के कारण है, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ के कारण है, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया के कारण है और ऑप्शन डी है कवक के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा ने और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और मेरे भाई नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों अम्ल पाए जाते हैं अम्लीय वर्षा में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लगभग 7000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 7000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपए, यानी कि 45 रुपए की फीस के अंदर आपको 7000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, तो जल्दी से आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो पारा धातु है ये सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा स्थान भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्थान भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो लद्दाख है ये भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली शहर में, ऑप्शन बी है मुंबई शहर में, ऑप्शन सी है कोलकाता शहर में और ऑप्शन डी है बेंगलुरु शहर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी कोलकाता शहर से। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1857 की क्रांति को जाना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है टेबल साल्ट, ऑप्शन सी है चूना और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है टेबल साल्ट। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है टोक्यो में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए,
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सी पर्वतमाला भारत को उत्तर से अलग करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कौन सी पर्वतमाला भारत को उत्तर से अलग करती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला है ये भारत को उत्तर से अलग करती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन है, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य का और ऑप्शन डी है केरल राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है यह उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1923 में और ऑप्शन डी है 1930 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1923 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
चोरा चोरी कांड के बाद किस आंदोलन को बंद किया गया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन को, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन को और ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1930 में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद से, ऑप्शन बी है साबरमती से, ऑप्शन सी है दांडी से और ऑप्शन डी है नागपुर से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुंडा नामक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास किसने लिखा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुंडा नामक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात राज्य में। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन ए पंजाब राज्य से, ऑप्शन बी है असम राज्य से, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर राज्य से और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 7,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 7,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपये, यानी कि 45 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज रामबाण 7,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई यदि आप एनटीपीसी एग्जाम से पहले इन 7,000 क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ब्लैक सोयल किस फसल के लिए प्रयुक्त है? यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ब्लैक सोयल या काली मिट्टी कपास की फसल के लिए प्रयुक्त है। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1954 में और ऑप्शन डी है 1962 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 25 में से लगभग 22 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।